एक और संगठन बना सार्क की जब असफलता हुई, यानी सार्क में ज़्यादा उपलब्धि ना देख करके, पाकिस्तान के दगाबाजी को देख करके एक और संगठन तैयार हुआ जिसका नाम पड़ा बिम्स्टेक। अब ये जो बिम्स्टेक है ये क्या है और ये क्यों बनाया गया है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो बिम्स्टेक जो है, अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो बी फॉर होता है द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, आई फॉर इनिशिएटिव, M फॉर मल्टी, S फॉर सेक्टोरियल और T फॉर टेक्निकल और E फॉर इकोनॉमिक और C फॉर कॉर्पोरेशन। यानी अगर इसकी हिंदी की बात करें तो भाई बंगाल के आसपास जो भी छोटे बड़े देश हैं उनके बीच में हम टेक्निकल भी सहयोग करेंगे, इकोनॉमिकल भी सहयोग करेंगे, यानी आपके तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से सहयोग के लिए एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम है बिम्स्टेक। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो ये बहुपक्षीय संगठन है, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे ये बिम्स्टेक में 7 देश शामिल हैं। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। आज वर्तमान स्थिति में ये आपके 8 सदस्य देश हैं, लेकिन इसमें 7 देश शामिल हैं और इन्हीं 7 देशों का ये संगठन बिम्स्टेक। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है, बांग्लादेश में। तो स्थापना कब हुई थी? 1997 में। तो इसका नाम पहले बिस्ट एक नाम पड़ा था। बिस्ट क्यों? इसका बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ये था। और ES मतलब इकोनॉमिकल का, इकोनॉमिकल क्या करना है वाले हैं, हम एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं। तो इसका नाम बिस्ट EC यानी इकोनॉमिकल पड़ा था और ये बैंकॉक में इसकी घोषणा हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1997 के अंत तक आते आते इसमें एक देश ने और एंट्री मारी जिसका नाम है म्यांमार। तो जब इसमें म्यांमार ने एंट्री मारी तो इसका नाम बिस्ट एक ना होकर के बिम्स हो गया, बिम्स नाम दे दिया गया इसका। और फिर ये 1997 के एंड तक की बात है। उसके बाद 2004 के लगभग 2 देशों ने और एंट्री मारी जिसमें आपके थे नेपाल और भूटान। तो जब 2 देश और इसमें 2004 में जुड़ गए, नेपाल और भूटान, तो इसका नाम पड़ गया बिम्स्टेक। नेपाल प्लस भूटान इसमें आ गया 2004 में। तो अब इसका नाम बिम्स्टेक पड़ा। तो तब से ये संगठन 7 देशों का समूह है और अब तक बरकरार है और इकोनॉमिकल मजबूत संगठन है। और क्या है आपका दूसरा, टेक्निकल, दोनों मुद्दों पर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अगर बिम्स्टेक की और हम इसके गहराइयों में जाएं तो ये बिम्स्टेक में आप देख रहे होंगे कि ये जो 5 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान और नेपाल, ये आपके सार्क के 5 सदस्य देश हैं। और बाकी जो 2 की बात करें, म्यांमार और थाईलैंड, ये आपके क्या है, आसियान के सदस्य देश हैं। तो बिम्स्टेक में हमने क्या करा है, हमने सार्क को भी साधने की कोशिश करी है और आसियान को भी साधने की कोशिश करी है, ताकि हमें आसियान का जो उभरती हुई इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसका भी इसमें फ़ायदा मिल जाए। और जिन देशों के पास बंगाल की खाड़ी नहीं लगी हुई है वो बंगाल की खाड़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। अब आप इसमें एक और देख रहे होंगे कि जो ये भूटान है और ये जो नेपाल है, ये हिमालयी देश हैं, यानी ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं और इसमें हिमालय के बहुत बड़ा हिस्सा इन दोनों देशों के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि इस संगठन ने 2 चीज़ों को साधा है। एक तो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों को साधा है और दूसरा पर्वतीय क्षेत्रों को साधा हुआ है। ये कहने का मतलब ये जो संगठन है, ये संगठन 2, एक महान हिमालय और एक महान बंगाल की खाड़ी, दोनों को लेकर के ये चला। तो इसलिए इस संगठन को हम पर्वतीय और बंगाल की खाड़ीय देश का संगठन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप आसियान प्लस सार्क देशों का संगठन भी बोला जा सकता है। अगर हम बिम्स्टेक की आगे बात करें कि अगर इनका उद्देश्य क्या था, तो सभी जो भी संगठन बनते हैं उनका जनरली उद्देश्य एक दूसरे का सहयोग करना होता है, एक दूसरे की जनता को फ़ायदा पहुंचाना होता है, यही ज़्यादातर उद्देश्य रहता है, आर्थिक विकास करना। और दूसरा क्या है भाई, समानता और भागीदारी रखना। अगर इनके उद्देश्य की बात करें तो जितने भी अब तक संगठन बने हैं उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि भाई हम अपना आर्थिक सहयोग करेंगे अब एक दूसरे का, फिर
जो लोग हैं जन कल्याण करेंगे, जन कल्याण के नए नए कार्यक्रम चलाएंगे, एक दूसरे की भागीदारी करेंगे, क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करेंगे और एक दूसरे के स्थिरता और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी आपकी एक दूसरे की स्वतंत्र राजनीति होगी। तो ये जनरली उद्देश्य सभी संगठनों के होते हैं। हम बिम्स्टेक के बारे में आगे बढ़ते हैं और बिम्स्टेक की देखते हैं कि बिम्स्टेक के वर्तमान विकास, यानी वर्तमान में बिम्स्टेक ने क्या क्या लक्ष्य हासिल करे हैं और क्या क्या नया उसमें डेवलपमेंट हुआ है। तो बिम्स्टेक के हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। तो बिम्स्टेक की अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझें, वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसकी 17वीं मंत्री स्तर की बैठक हुई हाल ही में 1 अप्रैल 2021 को वर्चुअल मोड में की गई, क्योंकि कोरोना का खतरा फैला हुआ था, तीसरी लहर चौथी लहर ये सब चल रहा था। तो इसी को लेकर के वर्चुअल बैठक हुई मंत्री स्तर की। अब इस बैठक में 2 बातों को सामने रखा गया। एक तो परिवहन संपर्क बढ़ाया जाए, मास्टर प्लान बनाया जाए। तो परिवहन के लिए वैसे बिम्स्टेक में कई सारे मास्टर प्लान चल रहे हैं, परियोजनाओं में हम देखेंगे, जैसे सागरमाला परियोजना है, या फिर आपकी सितवे बंदरगाह को लेकर के जोड़ने की परियोजना है, या फिर आपका जो आगे का और परियोजनाएं आप देखेंगे, जिसमें से सड़क बांग्लादेश से लेकर के भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली एक सड़क प्रोजेक्ट चल रहा है, एक राजमार्ग बनाया जा रहा है। तो ये सारी तरह तरह की परियोजनाएं हैं। तो इन परियोजनाओं के लिए एक मास्टर प्लान की बात कही गई। और दूसरी, जो भारत में एक मौसम केंद्र बन रहा है, स्वदेशी विकसित मौसम केंद्र है, तो ये मौसम केंद्र में भाई आपदाओं के लिए सूचना दी जाए, मौसम की सूचना और जलवायु की सूचना ये बिम्स्टेक के सदस्य देशों को भारत द्वारा प्रोवाइड दी जाएगी। तो इस पर भी एक आम सहमति बनी। तो ये वर्तमान का परिप्रेक्ष्य था। बिम्स्टेक सार्क से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसने काफ़ी उपलब्धियां भी हासिल करी हैं। अब इसके सहयोग के क्षेत्र देखते हैं कि जो सदस्य देश हैं इनमें किन किन बातों पर सहयोग की योजना बनाई गई है बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक के अगर सहयोग के क्षेत्रों की बात करें तो इन्होंने 14 क्षेत्रों पर सहयोग की नीति बनाई है, संधि करी है, या आप कह सकते हैं कि संगठन बनाया हुआ है। तो 14 क्षेत्रों में आपके हैं। सबसे पहला व्यापार और निवेश, तो यानी एक दूसरे के व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है और मुक्त व्यापार हो, इस पर जोर देना है। एक दूसरे की वस्तुओं को अबाध रूप से बॉर्डर से पार करवाना, बॉर्डर से आना जाना, ये सब आसानी से हो सके, तो इसके लिए उन्होंने एक क्षेत्र समझौता बनाया है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, हम एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे उस टेक्नोलॉजी का, जिनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ तक आसानी से सुलभ तरीके से वो पहुँचाई जाएगी। और ऊर्जा में भी कि अगर आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है तो हम आपको ऊर्जा में भी सहयोग करेंगे। अब ये ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा भी हो सकती है और गैर परंपरागत ऊर्जा में भी सहयोग की बात कही गई है। और परिवहन और संचार के लिए इसमें क्या है, कई सारे राजमार्ग बनाए जा रहे हैं और कई सारे सेतु बनाए जा रहे हैं, यानी जल से भी संपर्क साधा जा रहा है, सड़क से भी संपर्क साधा जा रहा है और नदियों के द्वारा भी संपर्क साधा जा रहा है। तो ये भी परियोजनाएं चल रही हैं। मत्स्य पालन करना, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के देश हैं, नदियों से जुड़े हुए हैं, आसपास खाड़ी है, तो मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान देना, ताकि जो तट के किनारे जो जनसंख्या रहती है उनका जीवन निर्वाहन आसानी से हो सके, क्योंकि वो पूरी तरह से इसी मत्स्य पालन पर डिपेंड रहते हैं। तो उनके हितों को भी ध्यान में रख करके इसमें सहयोग के क्षेत्र में डाला गया है। अगला है गरीबी उन्मूलन। तो जो आपके एशिया के जो ज़्यादातर पूर्वी एशिया हो या दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें गरीबी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जनसंख्या अधिक और इसमें रोजगार की कमी, इसलिए गरीबी की सबसे बड़ी समस्या है। तो भाई गरीबी को भी हम धीरे धीरे ऐसी नीतियां लाएंगे कि गरीबी को भी दूर किया जाएगा। तो इस पर भी सहयोग की भावना बनी है। पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देने से फायदा क्या होगा, पीपल टू पीपल मीट होगा, यानी लोग एक दूसरे से मिलेंगे, जानेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, एक दूसरे के इतिहास को समझेंगे। तो इससे लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा और वो एक दूसरे को समझेंगे। तो पर्यटन से और सरकारों की कमाइयाँ भी होगी। तो ये दोनों तरह का एक रोजगार भी देगा और पीपल से पीपल मीट करवाएगा। कृषि पर
जनरली जो पूर्वी एशिया हो या दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। तो कृषि पर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना, अच्छे जो उत्पादन दे सके ऐसे बीजों का उपयोग करना और नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये भी सहयोग के क्षेत्र हैं। और संस्कृति में भी सहयोग किया जाएगा। सांस्कृतिक सहयोग का मतलब है एक दूसरे के देश की संस्कृति को एक दूसरे के देश में चलाना, उसको प्रोत्साहित करना। तो इससे क्या होगा, पीपल जो है ये लोग जो है एक दूसरे के संस्कृति को समझेंगे और वो वहाँ की संस्कृति को और जानने के लिए पर्यटन को भी उससे बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण और आपदा पर भी सहयोग बना। आपने वर्तमान परिस्थिति में देखा है कि पर्यावरण केंद्र, आपदाओं के मौसम केंद्र बनाए गए। ये आपदा पूर्व चेतावनी के लिए भारत में विकसित बड़ा सा केंद्र बनाया गया है जिससे आपदा और पर्यावरण के बारे में जानकारी दी जा सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी काफी ध्यान दिया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में जैसे कोरोना महामारी चल रही थी तो भारत ने इन बिम्स्टेक के देशों को क्या करा है, वैक्सीन सप्लाई करी है। तो ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की अगर कहीं जरूरत पड़ती है, समस्या उत्पन्न होती है तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अगला है लोगों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना। तो सहयोग से पर्यटन हो गया या फिर एक दूसरे की संस्कृति का सहयोग हो गया, तो इससे आपसी सहयोग भी बढ़ेगा। और लास्ट अगला पॉइंट है आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना। यानी जो आतंकवाद दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया के देश मुख्यतः आतंकवाद से जूझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी विद्रोही समूह, नक्सलवाद या आप और भी विद्रोही समूह देख सकते हैं। तो ये तरह तरह के विद्रोही समूह हैं और ये विद्रोही समूह एक दूसरे के बॉर्डर को भी क्रॉस करके एक दूसरे के बॉर्डर की तरफ भी काफ़ी आपत्तिजनक या आप कह सकते हैं समाज विरोधी एक्टिविटी या कई सारी समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हैं। तो इससे समाज में पैनिक होता है, समाज में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इशू क्रिएट होते हैं। तो इससे निपटने के लिए भी आपसी सहयोग बना। और लास्ट है आपका जलवायु परिवर्तन। यानी जलवायु परिवर्तन को भी देखना है, अपने यहाँ पर कार्बन की मात्रा को कम करना और सतत विकास के लक्ष्य या धारणीय विकास के जो लक्ष्य हैं उनको अपनाना और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ना। तो इस पर भी ध्यान दिया गया है। कहने का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है, जो उसमें विकासशील देशों के लिए जो बातें कही गई हैं उनको भी फॉलो करना। तो ये बिम्स्टेक के सहयोग के क्षेत्र हैं। अब बिम्स्टेक के हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बिम्स्टेक के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है।